साथियों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल और आज हमारा चौथा टॉपिक है वायुमंडल। चूँकि वायुमंडल का कुछ पोर्शन हमने कल भी पढ़ा था, उनमें से पढ़ा हुआ जो भाग है वो है वायुमंडल की संरचना। इसके बारे में कल के वीडियो में चर्चा की थी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो पढ़े थे। फिलहाल आज इसी के क्रम में हम दूसरा टॉपिक इसका उठाते हैं, पवनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद आते हैं आपके चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ये भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी पवन के बारे में। तो जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फ़िलहाल जो यूपीपीएससी आरओ उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों की ओर बहती हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसका आंसर, अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, तो ये व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें आपकी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। इसके बाद पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है। जो पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है उसे सनातनी पवन कहा जाता है। इसके बाद बेनियमित हवाएं जो कि गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती हैं, किस प्रकार की हवाएं हैं। तो साथियों ये पछुआ हवाएं हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है दहाड़ता चालीसा। दहाड़ता चालीसा क्या है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवाएं हैं, याद रखना दहाड़ता चालीसा। इसके बाद भयंकर पचासा का मतलब है 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। पचासा से मतलब ही 50 डिग्री, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। इसी प्रकार ऊपर वाले में क्या था, चालीसा की बात हो रही, तो 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवाएं। और ये जो अपना भयंकर पचासा है ना, तो ये 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ठीक है, चलने वाली तेज हवाएं होती हैं। अगला है चीखता साठा, ये भी ना मिलता जुलता प्रश्न है। तो चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है, ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। ठीक है, ये है इसका समझने का तरीका, तो आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं। अगला है मानसून शब्द का तात्पर्य है। तो मानसून शब्द का जो तात्पर्य है, हवाओं के रुख को बदलना, यही जो है मानसून शब्द का तात्पर्य है। तो मानसूनी हवाएं निम्न दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। निम्न दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। कुछ प्रश्न में डाउट लग रहा है, फिलहाल देख लेंगे हम लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है। तो इनको फॉन कहा जाता है। अगला है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है। तो इनको चिनूक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अगला है कौन सी एक मिनट कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है। तो ये भी फॉन। ठीक है, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं भूमध्य रेखा के 30 से 60 डिग्री के मध्य। ठीक है, 30 से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य, ये इसका पूरा आंसर है। इसके बाद है समुद्री समीर बहती है। तो ये दिन के समय में बहती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। ठीक है, व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है। तो ये ऊष्मा के संवहन के द्वारा होती है। अगला है सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है।
तो ये एक स्थानीय पवन के लिए जो है प्रयुक्त होता है। अगला है कोल्ड्रम क्या है। ये प्रश्न कल भी आया था। कोल्ड्रम क्या है, तो कोल्ड्रम उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी। ठीक है, ये प्रश्न कल भी आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो पवनों से जो प्रश्न थे वो सारे प्रश्न कर लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात। इस टॉपिक को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए चक्रवात और प्रतिचक्रवात। प्रश्न है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो ये दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। ठीक है, चक्रवात समझ में आ गया, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। आपने देखा होगा चक्रवात जब ये जो आता है ना आपका मई जून का महीना, तो उस टाइम हम लोग देखते हैं जिसे बवंडर बोलते हैं, जो हवा चलता है राउंड राउंड घूमता रहता है और उसमें धूल जो है राउंड राउंड घूमती रहती है, कूड़ा कचरा जो भी आ जाता है उसमें जो उड़ा के ले जाता है, वही चक्रवात होता है। तो ये किस प्रकार उत्पन्न होता है वो आपको बता दिया गया है। दो भिन्न तापमान वाली जो वायु राशियाँ हैं उनके मिलने से ये उत्पन्न होता है। तो चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये चक्षु कहलाता है। चक्रवात की आँख एक विशेषता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। अगला है फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है, तो फ्रंटल वर्षा चक्रवातीय गतिविधियों से होती है। इसके बाद है टी मापक यानी टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है, तो टी स्केल पर साथियों चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए ऑब्जेक्टिव है विली विली है, कौन क्या है विली विली आपको बताना है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, विली विली के नाम से इसे जानते हैं, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है, तो साथियों तूफान। ठीक है, बैरोमीटर में अगर पारा जो है अचानक से नीचे गिर जाए तो समझ लेना तूफान का जो है सूचक है। अगला प्रश्न है टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरेबियन सागर में। ठीक है, हरिकेन चलते हैं, तो हरिकेन ये आपके मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फिलीपींस जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो साथियों उन्हें टाइफून कहा जाता है। फिलीपींस जापान और चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टाइफून। आपने न्यूज़ पर सुना भी होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए वही प्रश्न जो अभी आया था, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, तो विली विली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है, तो टॉर्नेडो का जो मुख्य संबंध है वो उत्तरी अमेरिका से है। प्रतिचक्रवात की विशेषता स्वच्छ आसमान। ठीक है, अगला प्रश्न है उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं, तो ये प्रतिचक्रवात कहलाती हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर, उन्हीं को प्रतिचक्रवात कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिचक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है, तो साथियों केंद्र में होता है। और अगला है प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं, तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है कम उत्पन्न होते हैं। अगला है प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है, तो इनकी आकृति जो है गोलाकार होती है। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा होती है, तो वायु की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। ठीक है, ये इसका आंसर। अगला प्रश्न है टॉर्नेडो है, तो ये क्या है, एक अति निम्न दाब केंद्र है। ठीक है, कोल्ड्रम फिर से पूछा गया, कोल्ड्रम क्या है, तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जो कि कहलाता है कोल्ड्रम। ठीक है, चलिए यहाँ पर चक्रवात और प्रतिचक्रवात भी टॉपिक समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में मेघ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी को धार देते रहिए। नमस्कार।